हेलो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान विषय के बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप या नेतृत्व के सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में मैं आपको नेतृत्व के बारे में कई टॉपिक करा चुकी हूँ, जैसे नेतृत्व की परिभाषा, नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के कार्य। तो इसके बाद ये जो टॉपिक है आज का वो है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप या नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में अगर हम देखें तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने या विचारकों ने नेतृत्व के विषय पर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इनमें से जो मनोवैज्ञानिक हैं कुछ प्रमुख हैं, जैसे कैटल, होमन्स, गाल्टन, लिकर्ट, फाइडलर, होलैंडर आदि। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं और इन विचारकों ने नेतृत्व के सिद्धांत को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। इनमें से जो मुख्य वर्गीकरण है वो स्टॉकडिल का माना जाता है। स्टॉकडिल जिन्होंने कि नेतृत्व का शील गुण सिद्धांत दिया, उनका ये सिद्धांत जो है वो अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत से काफ़ी फर्क है और नेतृत्व का सबसे नया और आधुनिक जो वर्गीकरण है वो स्टॉकडिल ने दिया। स्टॉकडिल का ये जो सिद्धांत है, नेतृत्व का पहला सिद्धांत है शील गुण सिद्धांत। शील गुण से मतलब है, शील गुण व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो शील गुण, ट्रेट्स जिनको कहते हैं, उनके आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया। और उनका कहना था कि शील गुण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं से है। शारीरिक विशेषताओं में जैसे व्यक्ति का कद है, वजन है, उसका शारीरिक डील डॉल है, और मानसिक गुणों में भी अनेक प्रकार की विशेषताएं आती हैं, जैसे उसकी बुद्धि है, मानसिक योग्यता है, व्यक्तित्व है और उसकी कल्पना शक्ति है, मानसिक शक्ति। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण व्यक्ति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करता है। तो इस संबंध में काफ़ी प्रयास किए गए हैं और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कुछ ऐसे बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक और शारीरिक शील गुणों का कोई सार्वभौमिक सेट अथवा समूह है जो प्रभावशाली नेताओं को कम प्रभावशाली नेताओं से अलग करता है। मतलब कौन से ऐसे शील गुण हैं व्यक्तित्व के जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये नेता जो है ये प्रभावशाली है या और ये नेता जो है वो प्रभावशाली नहीं है। तो शील गुण सिद्धांत में विश्वास करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि कुछ निश्चित सार्वभौमिक शील गुण होते हैं जो सफल और असफल नेताओं में अंतर कर सकते हैं। ये वे गुण हैं जिनके द्वारा नेता वह योग्यता प्राप्त कर लेता है जिससे कि वह अपने समूह के सदस्यों को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सके और जिससे दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए अपने अनुयायियों को तत्कालीन स्वार्थों का त्याग करने के लिए प्रेरित करे। तो इस तरह से यदि नेता के मनोवैज्ञानिक शील गुण उचित हैं और शक्तिशाली भी हैं तो उस दशा में वह मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान कर सकता है। मतलब मनोवैज्ञानिक गुण से मतलब है उसमें कल्पना शक्ति है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है और उसका बौद्धिक स्तर उच्च है। तो ऐसी अवस्था में वो अपने समूह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। ये शील गुण व्यक्ति आनुवंशिकता से भी प्राप्त करता है या फिर वातावरण से प्राप्त करता है कि जैसे ये देखा गया है कि आनुवंशिकता के आधार पर जब नेतृत्व के गुण व्यक्ति प्राप्त करता है तो ये देखा गया है कि जिस परिवार में नेतृत्व के गुण होते हैं उसके पूर्वजों में व्यक्ति के, तो उसमें व्यक्ति में भी वो गुण आने की संभावना रहती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों में इस चीज़ को लेकर कुछ वाद विवाद है कि क्या आनुवंशिकता अधिक प्रभावशाली होती है नेतृत्व को का निर्धारण करने में, या जो वातावरण है या परिस्थितियाँ। तो इस संबंध में प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर का कहना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही महान पैदा होते हैं और कुछ महानता प्राप्त करते हैं।
कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यक्तियों को तो आनुवंशिकता के आधार पर ऐसे गुण प्राप्त होते हैं जिनसे कि वो महान नेता बनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने वातावरण से, अपनी परिस्थितियों से कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त करते हैं और वो उनके आधार पर महानता को प्राप्त करते हैं या नेतृत्व के गुण वो विकसित कर लेते हैं। तो स्टॉकडिल ने कुछ विशिष्ट सार्वभौमिकशील गुणों का वर्णन किया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छे नेता हैं उनमें इन योग्यताओं का होना आवश्यक है, और इन जिन लोगों में ये गुण होते हैं उनमें नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। तो इसमें जो सबसे पहली जो गुण है वो है योग्यता। योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि, तत्परता, शाब्दिक चातुर्य, न्याय आदि गुण आते हैं। मतलब व्यक्ति में यदि बौद्धिक स्तर अच्छा है, उसमें तत्परता है, बोलने की उसमें चातुर्य है, चतुरता है, शब्दों का उचित इस्तेमाल करता है, व्यक्ति न्यायप्रिय है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नेतृत्व में आगे बढ़कर काम करते हैं। दूसरा जो गुण बताया है वो है उपलब्धि। इसके अंतर्गत विद्वता, ज्ञान, प्रतिस्पर्धा की योग्यता, खेल, उपलब्धियां आदि गुण होते हैं। मतलब जो जो उसने प्राप्त किया है, उपलब्धियां जो हैं, जैसे कंपटीशन के आधार पर लोग आगे बढ़ जाते हैं और नेतृत्व करते हैं, इसी तरह से खेल के क्षेत्र में अगर जिस व्यक्ति की उपलब्धि अधिक हो जाती है तो खेल के क्षेत्र में वो नेतृत्व करते हैं, जैसे किसी टीम के कैप्टन के रूप में, इस तरह से। तीसरा जो गुण है वो है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व से मतलब है कि व्यक्ति में जिसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। उसमें आत्मनिर्भरता होती है, इनिशिएटिव लेने की योग्यता होती है, मतलब कार्य प्रारंभ करने की योग्यता, आक्रामकता, आत्मविश्वास, साहस, ये गुण जिसमें होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना है। चौथा जो शील गुण है वो है सहभागिता, मतलब पार्टिसिपेशन की क्रियात्मकता होती है ऐसे लोगों में जिनमें सहभागिता होती है, सामाजिकता होती है, सहयोग होता है, अनुकूलन की क्षमता होती है और हास्य की योग्यता होती है। तो सहभागिता के अंतर्गत ये गुण शामिल हैं। इन गुणों में यदि व्यक्ति प्रखर है तो उसमें नेतृत्व की योग्यता विकसित होने की संभावना रहती है। पांचवा जो है वो है स्टेटस या स्थिति। स्टेटस या स्थिति में सामाजिक आर्थिक स्थिति आती है, व्यक्ति की प्रसिद्धि आती है कि उसका समाज में क्या स्टेटस है, और जिन लोगों का समाज में एक स्टेटस या अच्छी उच्च स्थिति में लोग होते हैं उनके नेता बनने की संभावना काफ़ी रहती है। तो स्थिति के बाद जो अगला गुण है वो है परिस्थिति। परिस्थिति में मानसिक स्तर, कौशल, आवश्यकताएं, रुचियां, अनुयायियों की रुचियां, उद्देश्य प्राप्ति, ये सभी गुण शामिल हैं। तो इस तरह से स्टॉकडिल ने कुछ शील गुणों के प्रकार बताए कि जिन लोगों में इस तरह का व्यक्तित्व होता है, इस तरह के योग्यताएं होती हैं, उनमें जो नेतृत्व का विकास है वो जल्दी हो जाता है। इस शील गुण सिद्धांत की काफ़ी लोगों ने आलोचना भी की, और आलोचकों का ये कहना है कि सार्वभौमिक नेतृत्वशील गुणों को निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। मतलब ये कहना कठिन है कि कौन से गुण सार्वभौमिक हैं और कौन से नहीं हैं। और इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नेतृत्वशील गुणों या कौशलों की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति के अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वो नेतृत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये भी जानना बहुत एक मुश्किल काम है। तो कुछ आलोचनाएं स्टॉकडिल के सिद्धांत की गई, परंतु फिर भी इस सिद्धांत की आज के समय में काफ़ी मान्यता है। अगला जो सिद्धांत है वो है बोगार्डस का सिद्धांत। बोगार्डस ने स्थिति जन्य सिद्धांत या परिस्थिति जन्य सिद्धांत दिया।
परिस्थिति जन्य सिद्धांत से मतलब है कि कई बार कुछ परिस्थितियां समाज में ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि नेतृत्व का जन्म होता है। मान लीजिए कोई आंदोलन हो गया और उस आंदोलन में जो व्यक्ति आगे चलकर बढ़ चढ़कर भाग लेता है और समूह के सदस्यों को निर्देशित करता है, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है, उस व्यक्ति को लोग नेता मान लेते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो कई बार परिस्थितियां जैसे युद्ध की परिस्थिति, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक संघर्ष, इस तरह की परिस्थितियों के द्वारा कई बार क्या होता है कि नेतृत्व का विकास होता है। समाज में ऐसी परिस्थिति कई बार उत्पन्न होती हैं जिनको संभालने के लिए कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो इस तरह जैसे स्वामी दयानंद का हम उदाहरण देखें तो स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए नेतृत्व किया। पाक युद्ध के कारण लाल बहादुर शास्त्री को ख्याति मिली। महात्मा गांधी ने स्वाधीनता और समानता के लिए नेतृत्व किया। यूनियन के नेता भी किसी समस्या पर लड़ने के लिए भी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से जेनकिंस ने इस बात पर बल दिया कि विशेष परिस्थितियां भी विशेष प्रकार के नेतृत्व को विकसित करती हैं। तो परिस्थिति जन्य सिद्धांत के अंतर्गत जो सिद्धांत आते हैं उसमें सबसे जो मुख्य सिद्धांत है वो बोगार्डस का सिद्धांत है। बोगार्डस ने परिस्थिति जन्य सिद्धांत दिया और नेतृत्व की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने 3 परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कि नेतृत्व का विकास होता है। जैसे पहला है वंशानुक्रम की उत्पत्ति। गाल्टन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्मजात होते हैं और नेतृत्व के लिए जन्मजात गुणों का होना आवश्यक समझा जाता है, ऐसा गाल्टन ने अपने सिद्धांत में कहा है। यह मत बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि नेतृत्व योग्यता केवल वंशानुक्रम द्वारा ही प्राप्त होती है, जैसा कि गाल्टन ने कहा। कभी कभी निम्न वंश में उत्पन्न बालक भी बड़े प्रतिभाशाली बनते हैं और बहुत अच्छे नेता बनते हैं। और कुछ ये जरूरी नहीं है कि अच्छे नेताओं के पुत्र और पुत्रियों में नेतृत्व के गुण हों ही, केवल ये एक निर्धारक जरूर माना गया है वंशानुक्रम को, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम से ही नेतृत्व का विकास होता है। दूसरा जो उन्होंने बताया वो है सामाजिक उत्तेजनाएं। उन्होंने कहा बोगार्डस ने कि नेतृत्व के उभरने के लिए सामाजिक परिस्थितियां आवश्यक हैं। समाज द्वारा उचित अवसर मिलने पर नेतृत्व उभर कर आता है। विभिन्न समाज में नेतृत्व की विभिन्न परिस्थितियां होती हैं और इसलिए विभिन्न प्रकार के नेताओं की आवश्यकता होती है। मतलब विभिन्न प्रकार से मतलब है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब धार्मिक नेता की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां राजनीतिक नेताओं की उत्पत्ति हो जाती है, समाज सुधारक के रूप में नेता आगे आ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उसमें अलग अलग प्रकार का नेतृत्व जो है वो विकसित होता है। तीसरा है व्यक्तित्व से उत्पत्ति, कि नेतृत्व के उभरने के लिए शक्ति, चरित्र, बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। मतलब उसका जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, उस पर निर्धारित करता है कि वह एक अच्छा नेता बनेगा। एक व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है, जिसमें बुद्धि है, जो अनुयायियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है और उनके साथ एक रूपता अनुभव करता है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं व्यक्तित्व वाले, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित हो जाते हैं और वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से बोगार्डस ने ये 3 प्रकार की परिस्थितियां बताई जिनसे कि कोई भी जो नेतृत्व है वो विकसित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 सिद्धांत बताए नेतृत्व के विकास के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक और सिद्धांत बताऊंगी इस संबंध में। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।